मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज सबसे पहले उन बच्चों का यहाँ पर स्वागत करते हैं जो पहली बार इस क्लास में आ रहे हैं। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। आप लोगों को मैं सेल के बारे में पढ़ा रहा था। क्लास 9 में बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो सेल है, और सेल के बारे में मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। ठीक है, इसके बाद जो सेल को फिर हमने यूकैरियोटिक सेल को हमने फिर डिवाइड करा था एनिमल सेल और प्लांट सेल में। तो जितनी भी सेल हैं उनमें क्या होता है, कोशिकांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कोशिकांग। ठीक है, ये सारे कोशिकांग इनका अपना अपना क्या है, एक वर्क होता है। ठीक है, अब है आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने बताया था आपको। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। एनिमल सेल और प्लांट सेल, ये नोट करना है आप लोगों ने। आपने नोटबुक ला रखी है तो उसमें ये की पॉइंट है कि आपने ये नोट डाउन करना है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। एनिमल सेल में भी पाई जाती है और दूसरा क्या है, प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम सेल वॉल। किस में आते हैं? सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है सिर्फ किस में पाई जाती है बताओ? सेल वॉल एक जो थिक लेयर होती है, ठीक है, ये थिक लेयर दिख रही है आप लोगों को, इसको सेल वॉल कहा जाता है। और ये सिर्फ किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में। किस में पाई जाती है? वेरी गुड, पादप कोशिका में। ठीक है, तो सेल वॉल से पहले क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या है? सेल मेम्ब्रेन ही कंट्रोल करती है कि कौन सी चीज़ कोशिका के अंदर जाएगी और कौन सी चीज़ बाहर जाएगी। यानी कि एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से क्या है, यहाँ पर बॉडीगार्ड या बैरियर है यहाँ पर, कि कोशिका के अंदर कंट्रोल व्हाट एंटर एंड लीव्स द सेल। जैसे वाटरी मॉलिक्यूल है और अलग अलग प्रकार के क्या है मटेरियल होते हैं जिसको सेल के अंदर या बाहर आना है, उसको कौन कंट्रोल करता है? सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है। ठीक है भाई, तो ये आपने ध्यान रखना है। किसमें? सेल मेम्ब्रेन में। इसके बाद है साइटोप्लाज्म। तो अभी मैंने आपको कहा कि साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है, द्रव होता है, जो प्रत्येक कोशिका के अंदर होता है। एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है, दोनों में होता है। और सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सारे जो क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये सारे कोशिका द्रव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कोशिका द्रव में रहते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि जो ये साइटोप्लाज्म है, यानी कि कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है, ये प्लस जो ये न्यूक्लियस है, क्या है ये? न्यूक्लियस, केंद्रक, इसको मिलाकर के बनता है जीव द्रव्य। क्या बनता है? जीव द्रव्य। आ रही बात समझ में? कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाकर के क्या बनता है? जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य क्या होता है? जीवन का भौतिक आधार होता है। जीवन का क्या होता है? भौतिक आधार। इसको किसने बताया था? भौतिक आधार होता है, आधार होता है। किसने बताया था इसको? हक्सले ने। किसने बताया? हक्सले। ठीक है, तो ये भी आपको नोट करना है कि जो जीव द्रव्य है वो जीवन का क्या होता है? भौतिक आधार होता है। ठीक है, या जीवन का आधार होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो जीव द्रव्य है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिला के बनता है। बिना न्यूक्लियस के क्या है, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म है। अगर हम न्यूक्लियस हटा देंगे तो कोशिका क्या नहीं रहेगी? जीवित नहीं रहेगी।
कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि कोशिका के अंदर से हम केंद्रक को निकाल देंगे तो क्या होगा, तो ये आपको देखना है कि क्या होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम आगे। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने आपको बताया। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रोकैरियोन, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिसमें आदि केंद्रक पाया जाता है, यानी कि केंद्रक वेल डिफाइंड, केंद्रक की जो बाउंड्री है वेल डिफाइंड नहीं होती है और उसमें झिल्ली नहीं होती है केंद्रक में, या अन्य कोशिकांग क्या नहीं होते हैं, वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। तो उदाहरण के लिए क्या बताया था मैंने, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा एग्जाम्पल दिया था, जीवाणु। क्या दिया था, जीवाणु। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल वह कोशिका होती है जिसमें केंद्रक यूकैरियोन, यू का मतलब आवरण युक्त, कैरियोन का मतलब केंद्रक। ठीक है, तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें आवरण युक्त केंद्रक होता है, इसे यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। कौन सी कोशिका कहा जाता है, यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। और सारे जो कोशिकांग होते हैं वो झिल्ली युक्त होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं सारे कोशिकांग। ठीक है, तो अब है सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स में हम किस किस के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी कितने प्रकार के बताया था मैंने, एक है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है RER यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमने कवर करा था। गाल्जी एपरेटस को हमने कवर करा था। गाल्जी उपकरण, कोई बता सकता है इसका काम क्या है, फूड पैकेजिंग, फूड को मॉडिफाई, या जो मटेरियल है सेल के अंदर जो मटेरियल है उसको मॉडिफाई करना। ठीक है, उसकी पैकेजिंग करना। आ रही बात समझ में, ये किसका काम होता है, गाल्जी एपरेटस का काम। इसके बाद हमने पढ़ना है इसमें किसके बारे में, लाइसोसोम के बारे में, प्लास्टिड के बारे में और वैक्यूल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, लाइसोसोम, प्लास्टिड, वैक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इसको। रफ इंडोप्लाज्मिक और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक। तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी जो साइड रफ साइड होती है, ठीक है, जिसमें इस तरह के डॉट लगे होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उस साइट पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। किसका सिंथेसिस होता है, और यह प्रेजेंट होती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर। दूसरा है SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फैट मॉलिक्यूल। यह फैट मॉलिक्यूल, वसा के मॉलिक्यूल के बनाने में सहायता करता है। ये काम है, वर्क है। 9th वाले इसको नोट करेंगे, 10th वालों को तो रिवीजन हो रहा है। 9th वाले जैसे जैसे यहाँ पे जो मेन वर्क हैं सेल ऑर्गेनेल के, आपने साथ में उसको नोट डाउन करना है और फिर घर से नोट्स बना के भी लाने हैं। कल मैं चेक करूँगा फिर। ठीक है, आ रही बात समझ में। सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। यह जो सेल के अंदर मटेरियल होता है उसके ट्रांसपोर्टेशन में क्या एक चैनल के रूप में काम करता है। फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग सरफेस फॉर सम बायोकेमिकल रिएक्शन। कोशिकीय फ्रेमवर्क की तरह काम करता है और कोशिका के अंदर बहुत सारी क्या होती है, जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, बायोकेमिकल क्या होती है, रिएक्शन होती है। इनके लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, डिटॉक्सिफाई मैनी ड्रग्स एंड पॉइजन इन लिवर सेल्स। यहाँ लिवर के अंदर बहुत सारी जो क्या होते हैं पॉइजनस चीज़ें आ जाती है, वो ड्रग से भी आ सकती है और अन्य चीज़ों से भी आ सकती है, उसको डिटॉक्स करता है। टॉक्स का मतलब, टॉक्सिन का मतलब जहर, जहर को जहर रहित करता, डिटॉक्स करता उसको। ठीक है, तो डिटॉक्सिफाई का काम भी करता है कौन, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसमें, लीवर में। कहाँ करता है, लीवर में। तो ये प्लांट सेल है, इसका आपने क्या करना है, डायग्राम बनाना है। क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक प्लांट सेल है। क्यों है अभी बताऊंगा। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या मेन डिफरेंस है इसके बाद बताता हूँ आप लोग। तो इसमें आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर क्या देख पा रहे हो भाई आप लोग, ये है हमारा क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ सरफेस वाला है और ये रफ सरफेस वाला है।
स्मूथ सरफेस और रफ सर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER जिसको हमने कहा था, और ये क्या है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको इस तरह से हम क्या है देख पाते हैं, इनका काम क्या है वो मैंने अभी आपको बता दिया। तो इसके बाद हम चलते हैं, ये एनिमल सेल है, इसका भी आपने क्या करना है डायग्राम बनाना है। इसका क्या करना है आप लोगों ने डायग्राम बनाना है, एनिमल सेल और प्लांट सेल का डायग्राम। आज के लिए आप इसको होमवर्क भी लिख सकते हो, होमवर्क क्या है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का क्या बनाना है, प्लांट सेल का डायग्राम बनाना है। ये आज के लिए काम है भाई तुम्हारे लिए, ठीक है। साथ साथ में टॉपिक वाइज काम भी आपको इसी तरह से मिलता रहेगा। गाल्जी एपरेटस के बारे में कल आप लोगों को बताया था। तो गाल्जी एपरेटस, ये जो सेल दिख रही है आपको, दिख रही भाई, ये क्या है गाल्जी एपरेटस, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक के ऊपर एक पैकेट जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है, जिसको सिस्टर्न कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, सिस्टर्न। क्या कहा जाता है भाई, सिस्टर्न। गाल्जी एपरेटस का काम, इसको जल्दी समझ जाए। सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का क्या होता है, एक सिस्टम होता है इस तरह से, कुछ इस तरह से दिख रहा था ना। इसको सबसे पहले कैमिलो गाल्जी ने खोजा था सेल के अंदर, और सबसे पहले उन्होंने इसके बारे में बताया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होता है, अरेंज्ड पैरेलली, एक दूसरे के ऊपर समांतर क्रम में अरेंज है, ठीक है। और इसका जो काम होता है, पैक्ड एंड डिस्पेज वेरियस मटेरियल, अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ होते हैं कोशिका के अंदर, मेनली खाद्य पदार्थ, फूड मटेरियल जो होते हैं, फूड, ठीक है, नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू वेरियस टारगेट। ये इसका क्या होता है, पैकेजिंग और क्या करना है, डिस्पैच करना उसको, ठीक है। तीसरा क्या है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट। ये मेन है, इसको लिखिए। स्टोरेज, गाल्जी एपरेटस क्या कर रहा है, जो मटेरियल है उसका स्टोरेज भी करता है, मॉडिफिकेशन भी करना है, मॉडिफाई करना है, भोजन का क्या करना, या मटेरियल जो अवेलेबल है सेल के अंदर उसका क्या करना, मॉडिफिकेशन करना, एंड पैकेजिंग, उसको पैकेज करना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या करना, पैकेज करना। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है किसका, गाल्जी एपरेटस का। इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के निर्माण में, जल्दी लिखिए, लाइसोसोम के निर्माण में, शॉर्ट में लिखिए, नोट्स तो आपने घर से बना के लाने हैं, ठीक है। सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर, जो कॉम्प्लेक्स जटिल शर्करा होती है उसका सिंथेसिस, संश्लेषण करना, किससे, जो सिंपल शुगर मतलब जैसे ग्लूकोज है, और कॉम्प्लेक्स शुगर मतलब जैसे ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स शुगर में क्या करना, सिंथेसाइज करना। किसका काम है, गाल्जी उपकरण का, गाल्जी उपकरण का, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हम लाइसोसोम। किस पे आते हैं, लाइसोसोम। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है, लाइसोसोम दिख रहा है यहाँ पर, कुछ इसी तरह का होता है। और लाइसोसोम से कुछ याद आ रहा है, क्या है ये, कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग ऑफ सेल। 9th वालों को नहीं पता होगा, आप इसके नोट्स बनाते रहिए साथ में। तो क्या है, इसमें हम देखेंगे, क्या देखेंगे, काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पेज सिस्टम,
जो वेस्ट होता है कोशिका के अंदर उसको क्या करना है, डिस्पोजल करना। किसका काम होता है, लाइसोसोम का काम। लाइसोसोम में इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम होते हैं कि जितने भी क्या होते हैं डिस्पोजल होता है सेल के अंदर, उन सबको ये डिस्पोज कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है। हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन, कोशिका को साफ रखना। नोट डाउन, जो 9th वाले हैं वो नोट करते रहे। साफ करना, शॉर्ट में बनाइए, यहाँ पे घर से बढ़िया नोट्स बना के लाने। ठीक है, गलत होगा भी आज, कोई बात नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग है ना। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसको घर जाके आपने क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने की आदत अगर आपके अंदर डेवलप हो गई तो फिर कमाल कर दोगे आप लोग। तो हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। कहने का मतलब है कि जो बाहरी पदार्थ कोशिका के अंदर, जो कोशिका के लिए क्या है हानिकारक है, जो कोशिका के लिए क्या है नुकसानदायक है, उसको डाइजेस्ट करता है कौन, लाइसोसोम करता है। कौन करता है, लाइसोसोम। कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, अभी मैंने कहा इसके अंदर इतने शक्तिशाली एंजाइम होते हैं, कैपेबल ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं इन सब को ब्रेक करने की क्षमता होती है, ऐसे एंजाइम होते हैं। एंजाइम का मतलब बायोकैटलिस्ट, मतलब जो किसी भी रिएक्शन को करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ऐसे एंजाइम। अब एंजाइम कहाँ यूज हो रहा है, बायोलॉजिकल सिस्टम में हो रहा है। तो जो लाइसोसोम है यह, इसके अंदर इतने शक्तिशाली क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को नष्ट करने के, 10th वाले भी इसमें ध्यान देंगे ढंग से, कि जो किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करने की क्षमता रखते हैं, ब्रेक करने की क्षमता रखते हैं। देखो कितना महत्वपूर्ण जानकारी है इसमें। लाइसोसोम के अंदर इतने शक्तिशाली एंजाइम होते हैं कि वह किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक कर सकता है, और इसके द्वारा क्या कर रहा है, ये कोशिका को क्लीन कर रहा है। कोशिका के अंदर जितने भी बाहरी मटेरियल आएगा, नुकसानदायक मटेरियल आएगा, उसको क्या करेगा, क्लीन करेगा। इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है, आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, क्योंकि when the cell gets damaged, जब कोशिका क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। कैसे, लाइसोसोम में बस्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। इसमें थोड़ा करेक्शन मैं ये कर रहा हूँ, इसको आप और अच्छे तरीके से कैसे समझ सकते हो। उपापचयी गड़बड़ी के कारण, किसके कारण, उपापचयी गड़बड़ी के कारण, गड़बड़ी के कारण यदि लाइसोसोम की थैली क्या हो जाती है, बस्ट हो जाती है, फट जाती है, तो इसके एंजाइम इतने शक्तिशाली होते हैं कि यह अपनी ही कोशिका को डाइजेस्ट कर देती है, अपनी ही कोशिका को क्या कर लेती है, डाइजेस्ट। तो हुई ना सुसाइड बैग, यानी कि अपने अंदर का पार्ट है और अपने आप उसी कोशिका को क्या कर दे रहा है, नष्ट कर दे रहा है। तो लाइसोसोम क्या है, ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर इतने शक्तिशाली एंजाइम होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और कभी कभी क्या है, उपापचयी गड़बड़ी के कारण लाइसोसोम की थैली अगर फट जाए तो यह अपनी ही कोशिका को क्या कर लेती है, डाइजेस्ट कर लेती है, तो सेल खत्म हो जाएगी। देयरफॉर लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। किस पे आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया को देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, हल्का से स्ट्रक्चर बना दो इसका कॉपी पे, ठीक है।
कुछ इस तरह का है ना, इस तरह का। तो आप इसका स्ट्रक्चर बना दो हल्का सा, घर से तो बढ़िया बना के लाना है। और माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे बिजली घर होता है ना, वहां से पानी के द्वारा क्या बनाते हैं, बिजली, यानी कि पावर जनरेट करते हैं। लेकिन यहाँ क्या बिजली पैदा हो रही, क्या है, पावर का मतलब यहाँ पर है ऊर्जा से। किससे मतलब है, ऊर्जा से। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा का घर। अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो ऊर्जा घर किसका, कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको भाई, वेरी गुड, ठीक है। इसके अंदर क्या बनता है, एटीपी। क्या बनता है, अब कोशिका के अंदर श्वसन के द्वारा ऊर्जा निर्माण होती है, वो भी किस साइट पर, माइटोकॉन्ड्रिया पर। ऊर्जा निर्मित होगी तो एकदम तो हम उसको खर्च नहीं करेंगे। माना मैं बैठा हुआ हूँ, थोड़ा लेट रहा हूँ, तो उस समय तो खर्च नहीं हो रहा है ना, लेकिन प्रोडक्शन तो पावर का हो रहा है, ऊर्जा का हो रहा है। तो कहाँ जाती है वो ऊर्जा, बताओ। वह ऊर्जा शरीर में संचित रहती है। शरीर में कहाँ होती है, संचित रहती है। किस रूप में, एटीपी के रूप में। इसकी फुल फॉर्म चाहे आप लिख लो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है। और शरीर को जब जरूरत होती है तब एक फास्फेट ग्रुप का यूज, यानी कि एनर्जी का यूज होता है, और एटीपी चेंज हो जाती है। किसमें, एटीपी किसमें चेंज हो जाती है, एडीपी में। किसमें, एडीपी, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। तो जैसे जैसे खर्च होगी एटीपी एडीपी में चेंज होता रहेगा। बाकी जैसे ही प्रोडक्शन होता रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का, एटीपी, नए नए एटीपी बनते रहेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में, समझ में आई बात। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, टू मेम्ब्रेन कवरिंग है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। जो माइटोकॉन्ड्रिया की कवरिंग होती है वो दो झिल्ली युक्त होती है, डबल लेयर होती है, टू मेम्ब्रेनस होती है। कितने मेम्ब्रेनस, टू मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। आउटर कवरिंग इज पोरस। जो बाहरी क्या है, बाहरी क्या है भाई, बाहरी मेम्ब्रेन है वो छिद्र युक्त होती है। कैसी होती है, छिद्र युक्त। एंड इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड टू क्रिएट ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कागज का टुकड़ा है किसी के पास तो दे दो। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। कैसी मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है। एक क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। तो ये कागज का टुकड़ा है आपके पास, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इसको मैं अभी फोल्ड करके बता रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया का हाथों हाथ हम एक मॉडल बना सकते हैं। ये हो गया भाई, माना ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आउटर लेयर है। कैसी लेयर है, आउटर लेयर है। ये तो सिंगल लेयर है। और दूसरा क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये पोरस है, छिद्रित है। कैसी है, और जो ये है इनर लेयर, कैसी लेयर है, इनर लेयर। इनर लेयर क्या है, फोल्डेड है ना, एक फोल्ड, दो फोल्ड, तीन फोल्ड, चार फोल्ड, इस तरह से फोल्डेड होती है। और फोल्ड होने का मतलब क्या हुआ, फोल्ड होने का यहाँ पे मतलब है यहाँ एक ज्यादा सरफेस, कम एरिया में ज्यादा सरफेस प्रोवाइड कर रहा कि नहीं कर रहा। इतने छोटे से एरिया में इतना सरफेस दे दिया, किसके लिए, एटीपी ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो। एटीपी क्या हो, ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक सिंपल सा मॉडल बना के दिखा दिया हमने सिर्फ एक कागज से। ये बाहरी लेयर, बाहरी मेम्ब्रेन है, और ये इनर लेयर है, ये फोल्डेड है। कैसी है, फोल्डेड है। क्यों फोल्डेड है, ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा सरफेस एरिया
मिल सके और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी का निर्माण हो सके। ठीक है भाई, आगे समझ में। तो ये हो गया एटीपी जनरेटिंग रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हैविंग दियर डीएनए एंड राइबोसोम्स, ये भी मेन है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका अपना डीएनए होता है, डीऑक्सी क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आ रही बात समझ में। तो ये हो गया डीएनए और अपना इसका क्या है, राइबोसोम्स भी होता है। किसका, माइटोकॉन्ड्रिया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वह कोशिकांग कौन सा है जिसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, केंद्रक के अलावा जिसका अपना डीएनए होता है और राइबोसोम भी होता है। तो कौन सा ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आते हैं, हम बात करते हैं प्लास्टिड पे, यानी कि लवक। किस पे बात करते हैं, लवक। ठीक है भाई। लवक की खासियत, अभी इससे पहले जो सेल ऑर्गेनेल मैंने आपको बताए वो सारे एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो लवक है प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल। तो ये लिखना है आपने कि जो लवक हैं वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कंसिस्ट ऑफ वेरियस लेयर्स एम्बेडेड इन मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। इसके अंदर वेरियस लेयर एम्बेडेड होती है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा। जिसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा। ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड कौन कौन से हैं, 2 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। एक है क्रोमोप्लास्ट। तो आपने बहुत सारे प्लांट देखे होंगे, उनमें अलग अलग कलर होता है, लाल, हरा, पीला, नीला, इस प्रकार के कलर देखे होंगे। तो जितने भी कलर्ड पार्ट होते हैं प्लांट्स में, वो सब किसके कारण होते हैं, क्रोमोप्लास्ट के कारण। किसके कारण, क्रोमोप्लास्ट के कारण। दूसरा है, ये भी प्लास्टिड है, कौन, ल्यूकोप्लास्ट, लेकिन ये कलरलेस होता है, इसमें कलर्ड नहीं होता है। या तो व्हाइट होता है या कलरलेस होता है, या तो व्हाइट होता है या कलरलेस। तो 2 प्रकार के प्लास्टिड, 2 प्रकार के लवक आपने देख लिए। एक होता है कलर वाला, जिसको क्या कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट। एक होता है कलरलेस या व्हाइट कलर का, जिसको कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। जिसको क्या कहा जाता है, ल्यूकोप्लास्ट। इसके बाद प्लास्टिड कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट का भी जो ग्रीन वाला क्या है, लवक है, ग्रीन वाला, स्पेशली इसको कहा जाता है क्लोरोफिल। पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, इसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या कहा जाता है, और कहाँ काम आता है ये प्लांट में, किस चीज के काम आता है, कहाँ, किसके लिए आवश्यक है ये, किसके लिए है भाई, बताओ जल्दी। क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपने कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ काम आ रहा है, प्रकाश संश्लेषण में। इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस लिखा भी है, प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट कहाँ काम आता है, यहाँ देखो, स्टोर सम मटेरियल सच एज स्टार्च। स्टार्च किस में देखा आपने, स्टार्च, आलू खाया, आलू के अंदर का भाग किस चीज का बना होता है, ल्यूकोप्लास्ट से। किससे बना होता है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। इसके बाद प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, दलहनी, दलहन में कौन कौन से हैं, दालें हैं जो, ठीक है, कौन कौन सी, राजमा हो गया, उड़द हो गए, सारी दलहन है, उसके अंदर आपने देखा होगा। तो किससे बना होता है, ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि प्रोटीन ग्रेन्यूल्स में भी ल्यूकोप्लास्ट होता है। आ रही बात समझ में। स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स में उपस्थित होता है। और इसका भी क्या होता है, जो क्या है अपना प्लास्टिड है, इसमें भी क्या होता है, हैविंग
देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इसका भी अपना क्या होता है, डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। ठीक है, तो इसमें आइए, इसके बाद हम आते हैं वैक्यूल पे। रिक्तिका, किस पे आते हैं, रिक्तिका। आपने कभी अनुभव करा, जो प्लांट होता है वो हार्ड होता है, एनिमल सेल्स होती है या एनिमल बॉडी है ये सॉफ्ट है, ऐसा क्यों है? इसका क्या रीजन है? इसका रीजन हम यहाँ से समझ सकते हैं। जो प्लांट सेल है, कौन सी सेल है, प्लांट सेल, ठीक है, इसमें जो वैक्यूल है वो लार्ज होती है। कैसी होती है, लार्ज, बड़ी होती है। फुटबॉल देखा आपने, वॉलीबॉल देखा, तो जब हवा कम होती है तो उसको पिचकना आसान होता है। अभी हमारी सेल के अंदर हवा कम है ना, तो इसको पिचकना आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और बाहर जो प्लांट है उसको पिचक दोगे, चीड़ के पेड़ को पिचक दोगे, नहीं पिचक सकते। आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब यहाँ पर है, जो एनिमल सेल है इसमें जो वैक्यूल होती है वो बहुत छोटी होती है। क्या होती है, छोटी होती है, स्मॉल होती है, और या तो एब्सेंट होती है, या तो छोटी होती है या एब्सेंट होती है। जबकि जो प्लांट सेल में जो रिक्तिका है वो बड़ी होती है। क्या होती है, बड़ी होती है। और इसमें क्या होता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड कंटेंट भी हो सकता है। इसका स्टोरेज करती है। स्टोरेज करती है किसका, सॉलिड या लिक्विड का स्टोरेज करती है। ठीक है भाई। इसके बाद है फुल ऑफ सेल शेप एंड प्रोवाइड टर्बिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट्स। अभी मैं कह रहा हूँ प्लांट सेल का एक डेफिनेट शेप और उसकी जो दृढ़ता है, ठीक है, उसकी क्या है, दृढ़ता, यानी कि पिचक नहीं रहा, उसको प्रोवाइड करती है। कौन, वैक्यूल। किसमें, प्लांट सेल में। स्टोर अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स। इस रिक्तिका के अंदर अमीनो एसिड, शुगर और बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड और कुछ प्रोटीन इसमें क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई, स्टोर होते हैं। लिखिए, शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। रिक्तिका के अंदर अमीनो एसिड, शुगर और बहुत सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन क्या होती है, संचित होती है। ठीक है। इसके बाद है फूड वैक्यूल इन अमीबा। जैसे क्या है, फूड वैक्यूल किसमें होती है, अमीबा होती है, उसमें ये सारी चीज़ें संचित रहती है। इसके बाद है स्पेशलाइज्ड वैक्यूल एक्सपेल एक्सेस वाटर एंड सम वेस्टेज इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो एक कोश के जीव हैं उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड क्या होती है, रिक्तिका होती है, जो एक्सेस ऑफ वाटर शरीर से क्या करती है, बाहर करती है, और जो वेस्ट होता है उसको बाहर करती है। ये महत्वपूर्ण काम है किसके, रिक्तिका के। किसके महत्वपूर्ण काम है, रिक्तिका के। प्लांट सेल में क्या होती है, बड़ी होती है। प्लांट सेल में क्या होती है, बड़ी होती है। कहाँ है रिक्तिका, इसमें बताइए जरा, कौन सी है रिक्तिका? ये है रिक्तिका, बड़ी है ना, तो कौन सी सेल है, पादप कोशिका है। कौन सी कोशिका है, पादप कोशिका। आ रही बात समझ में? इसके बाद आते हैं हम एनिमल एंड प्लांट सेल। डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है? तो पहला अंतर है, कौन सा हो सकता है, अभी पढ़ाया था मैंने इससे पहले। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, और एनिमल सेल में अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। पहला अंतर देखो कितना सरल है, और बहुत सारे बच्चे साल के अंत में भी नहीं आता उनको कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है।
तो उन बच्चों को समझ में नहीं आएगा जो अभी ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। जो बच्चे इस समय ध्यान से पढ़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, और ये गारंटी के साथ है कि हम मेरे सब्जेक्ट में 98 भी बच्चों ने नंबर लाए हैं और 99 भी लाए। और तुम्हारे बीच के बच्चे हैं 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल चल के जो बच्चे आ रहे हैं वो 99 नंबर ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? आपको क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। अब जो बच्चा स्कूल ही नहीं आएगा, आप लोग जाएंगे 2-2 क्लासें मिस करोगे तो फिर कहाँ से समझ में आएगा? बाद में आप बोर्ड पेपर देने जाओगे फिर बोलोगे कि सर हमारे कम नंबर आ गए या हम फेल हो गए। तो आप डेली स्कूल आइए, ठीक है भाई, आप डेली स्कूल आइए, क्लास मिस मत करिए। अभी जिन बच्चों ने परसों की क्लास मिस करी उनको थोड़ा दिक्कत आ रही होगी समझने में, तो इसलिए पर डे स्कूल आइए। पर डे स्कूल आओगे उतना बढ़िया तुम्हें समझ में आएगा। तो दूसरा अंतर है प्लास्टिड आर प्रेजेंट। अभी हमने लवक के बारे में पढ़ा था, तो लवक भी सिर्फ प्लांट सेल में उपस्थित होते हैं, जिससे प्लांट में अलग अलग कलर जो है प्लांट को मिलता है। और जो एनिमल सेल है उसमें क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया। और तीसरा जो डिफरेंस है वो है वैक्यूल इज वन लार्ज साइज। एक रिक्तिका होती है लेकिन बड़ी होती है। कैसी होती है? बड़ी होती है, जिससे प्लांट सेल क्या होती है? दृढ़ हो जाती है, टर्बिड हो जाती है, रिजिड हो जाती है, ठीक है। एज नो ऑफ स्मॉल साइज्ड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। नहीं भी हो सकती है, अनुपस्थित भी हो सकती है, और अगर प्रेजेंट है तो छोटी होगी। कैसी होगी? छोटी होगी। तो ये आ गया आपका क्या हो गया? एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। अब इसमें आपने देखना है, कुछ क्वेश्चन है इसमें। विच वन इज द न्यूक्लियस? इसमें न्यूक्लियस कौन सा है?